आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। हमने देखा है कि प्रॉपर्टी की वजह से फैमिली के लोग भी अलग अलग तरीके से फ्रॉड करके प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछा गया जिसमें हमारा डिस्कशन हुआ अपने व्यूअर से। तो हमने सोचा कि इसको एक जजमेंट के ज़रिए समझते हैं कि क्या किया जाना चाहिए जब फ्रॉड से कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है और किस कोर्ट के पास पावर है और क्या क्या अड़चनें आती हैं। इलाही बख्श के पास कुछ एग्रीकल्चरल लैंड था। उसके 3 बेटे थे, सफ़ी, गफूर एंड शकूर। सफ़ी की 3 बेटियां थीं जिसमें एक का नाम था हनीफ़ा और हनीफ़ा का बेटा है खुर्शीद। जो दूसरा बेटा था इलाही बख्श का, गफूर, उसके कोई बच्चा नहीं था। तो उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ वकीला के पास आई और बाद में वकीला से शादी कर लिया शकूर, जो उसका तीसरा बेटा था इलाही बख्श का। तो वो प्रॉपर्टी पे क्लेम करने लगा। इस बीच क्या होता है कि हनीफ़ा अपनी चाची की प्रॉपर्टी को ये कह के बेच देती है कि वो मेरी माँ है। हनीफ़ा अपने को वकीला की बेटी बनाकर वो प्रॉपर्टी बेच देती है। जब शकूर को पता चलता है तो वो चैलेंज करता है उस सेल डीड के कैंसिलेशन का। इसी बीच क्या होता है कि वहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है यूपी में और इसकी वजह से एक एप्लीकेशन लगाता है सब्सिक्वेंट बायर जुमेद सिंह और हनीफ़ा। एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 की वजह से ये कोई भी सिविल सूट मेंटेनेबल नहीं है या प्रोसीड नहीं किया जा सकता जब एक बार कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। और ये जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 की बात है वो कंसोलिडेशन एक्ट की बात है, के बारे में है। ट्रायल कोर्ट जो सिविल जज होते हैं वो उसको एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं और सूट को डिसमिस कर देते हैं। वो अपील में, शकूर अपील में जाता है। अपील में उसकी बात सुन के भी कोई फ़ायदा नहीं होता और वो नीचे की को ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपीलेट कोर्ट अलाउ कर देती है, सॉरी अफर्म कर देती है। अब शकूर के पास जो नेक्स्ट रेमेडी अवेलेबल था उसके सेशन पे, वो रिट पिटीशन में जाता है हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल जाता है और वहाँ पे वो ये कहता है कि चूँकि ये जो डॉक्यूमेंट चैलेंज किया गया है वो वाइडेबल डॉक्यूमेंट है, फ्रॉड पे लेकर के किया गया है, तो इसको डिसाइड करने का पावर कि फ्रॉड से है या नहीं केवल सिविल कोर्ट के पास है। और इसलिए जो सूट चल रहा था वो एबेट नहीं होगा सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 कंसोलिडेशन एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन एक्ट के तहत। और इसलिए ये जो नीचे ऑर्डर पास हुआ है दोनों कोर्टों के द्वारा वो गलत है। हाई कोर्ट इन चीज़ों को एग्जामिन करती है और कहती है कि हाँ ये सही है। क्योंकि इसमें फ्रॉड एलेज्ड है तो फ्रॉड को में जो डॉक्यूमेंट वाइडेबल होता है उसको डिसाइड करने का पावर केवल ट्रायल कोर्ट को या सिविल कोर्ट को होता है, जिसका कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट को। तो वो सिविल कोर्ट को मुकदमा चलाना चाहिए और वो मैटर को रिमांड बैक कर देता है। अब इस केस में जो डिफेंडेंट थे, हनीफ़ा का बेटा तब तक आ जाता है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं एसएलपी में। सुप्रीम कोर्ट में केस ने देखा कि जो ट्रायल हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सही है और वो उसकी बेसिस पर उसके एनालिसिस को, हाई कोर्ट के एनालिसिस को सही माना और एसएलपी डिसमिस करता है। जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ वह है खुर्शीद एंड अनदर वर्सेस शकूर। ये एसएलपी नंबर 26454/2019 है और रिसेंट जजमेंट है, 10 सितंबर का जजमेंट है। तभी मैं कहता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि मैं ज़्यादातर जजमेंट रिसेंट कोशिश करता हूँ डिस्कस करूँ जिसमें नए नए तरीके, नए नए पहलू होते हैं उस इशू के और जो मैं डिस्कस करता हूँ जिससे कि आपको अपडेट कर सकूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पहला इशू था यहाँ पे वो ये था कि क्या एक बार नोटिफिकेशन सेक्शन 4 में आ जाता है कंसोलिडेशन एक्ट का, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के तहत क्या कोई सिविल
कोर्ट में मैटर जो पेंडिंग है वो चलाया जा सकता है, और ख़ासकर तब जब वो डिक्लेरेशन सूट है और उसमें फ्रॉड एलेज किया गया है। क्योंकि जो बेसिक आर्गुमेंट था शकूर के एडवोकेट का, सॉरी खुर्शीद के एडवोकेट का, कि सेक्शन 49 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का है, वो बार क्रिएट करता है किसी भी सिविल कोर्ट का, अगर जो डॉक्यूमेंट को लेकर डिक्लेरेशन का सूट चल रहा है। हाई कोर्ट के जो डिसीजन को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पे रिलाई किया है जिसका नाम है गोरखनाथ दुबे वर्सेस हरि नारायण सिंह, 1973 का जजमेंट है, और ये लॉ सेटल्ड है। और उसी जजमेंट को फिर रिलाई होकर सुप्रीम कोर्ट ने आगे डिस्कशन किया। आर्गुमेंट है उस पर ये एलिगेशन लगाया गया कि फ्रॉड के साथ हुआ है, तो ये इसको कैंसिल करने का पावर केवल सिविल कोर्ट को, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का। तो जो प्रोसीडिंग चल रहा था सिविल कोर्ट में वो अबेट नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेगा, चाहे अगर हम बार को जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में उसके लाइट में भी देखें तो और भी कई जजमेंट का डिस्कशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें मैं बताता हूँ आपको कि जो वाइड और वाइडेबल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो डिस्टिंक्शन है उसको भी डिस्कस किया। और मेनली इस डिस्कशन में जिस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिस जजमेंट पर रिलाई किया वो है निनगावा वर्सेस बरियप्पा, 1968 का जजमेंट। इसमें सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ट्रांजेक्शन फ्रॉड से है तो वो वाइड नहीं होता, वाइडेबल होता है। और ये ऑप्शन होता है जिसको डिफ्रॉड किया गया है, जिस पे धोखा दिया गया है, कि वो उसको जाके कैंसिल करा सकता है सिविल कोर्ट में। और जब तक, सेकंड पॉइंट ये है कि जब तक वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करा दिया जाता है तब तक वो ट्रांजेक्शन वैलिड होता है। सो इस बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी ने कोई राइट एक्वायर किया है और वो विदाउट नोटिस किया है तो उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होता है जब तक कि डिफ्रॉडेड पार्टी कोर्ट जाकर उस एग्रीमेंट को या ट्रांजेक्शन को इनवैलिड ना डिक्लेयर करा ले। इसके बाद बोला कि जब भी कोई फ्रॉड कमिट होता है तो जिस पे फ्रॉड कमिट हुआ है, जो डिफ्रॉडेड पार्टी है, वो उसके पास एक ऑप्शन होता है। जब उसको पता चल गया उस फ्रॉड का तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो उस फ्रॉड के साथ कंटिन्यू करे या उसके खिलाफ कोर्ट जाए। अगर वो कंटिन्यू करता है तो जो भी डिफ्रॉड हुआ है उसको वो वेव ऑफ कर दे रहा है। और इसका एक बड़ा बेसिक जजमेंट का रेफरेंस दिया जो ब्रिटेन का था, क्लॉ वर्सेस एलन एंड नॉर्थ वेस्ट रेलवे, 1871 का है, कि जब भी कोई पार्टी को धोखा से के ऊपर फ्रॉड कमिट किया जाता है और जब उसके नॉलेज में आ गया वो फ्रॉड, तो वो अफर्म कर सकता है उस घटना को या उस ट्रांजेक्शन को या उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने एक्सप्रेस वर्ड के द्वारा या अपने एक्सप्रेस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, या एक्सप्रेसली और कोवर्टली या ओवर्टली अपने को उसके एक्शन से ये निकल के आना चाहिए कि वो अफर्म कर रहा है और वो कुछ उसके खिलाफ, उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वो कोर्ट में नहीं जा रहा। तो फिर जो पांचवा पॉइंट इसमें मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने दुलारी देवी वर्सेस जनार्दन सिंह के केस को डिस्कस किया, जो AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 1173 है, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि वाइडेबल डॉक्यूमेंट कंटिन्यू करता है अपनी पूरी फोर्स में, अपनी पूरी वैलिडिटी में, जब तक कि वो उसको सेटिसाइड नहीं कर दे कोई कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। छठे पॉइंट मैं इसमें और जिक्र करना चाहता हूँ, एक राम सकल सिंह वर्सेस मुस्मात मोनाको देवी का केस है, ये 1997 का है, जिसमें ये कहा कि कोई भी कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ के पास कोई पावर नहीं है, कोई जुरिडिक्शन नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिड घोषित करे या कैंसिल करे फ्रॉड के एलिगेशन पे। तो ये पावर केवल सिविल कोर्ट को है। सातवां पॉइंट ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वाइड है तो
तो कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास पूरा पावर होता है कि उसको एक्ट अपॉन करे, उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। उसके पास पूरा जुरिस्डिक्शन होता है कंसोलिडेशन एक्ट में। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वाइडेबल है, 8वां पॉइंट यही है कि जो डॉक्यूमेंट वाइडेबल है उसमें केवल सिविल कोर्ट के पास पावर है उसको इनवैलिड डिक्लेयर करने का या उसको कैंसिल करने का, और कंसोलिडेशन अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस को अबेट कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, वो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है। कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सिविल कोर्ट अपने प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगी। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है जो भी पूछा भी जाता है मेरे से कि वाइड डॉक्यूमेंट और वाइडेबल डॉक्यूमेंट को कैसे डिस्टिंक्शन है, क्या डिस्टिंक्शन है? फ्रॉड ही कमिट किया गया है तो कभी फ्रॉड से एक डॉक्यूमेंट वाइड हो जाता है, दूसरा वाइडेबल हो जाता है। तो देखिए, जब भी डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को लेकर कोई फ्रॉड कमिट किया गया है तो वो वाइड होता है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट को एक व्यक्ति को लेके जाता है कोई कि भाई आपसे हम एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हैं, या आपको गारंटी देना है कहीं और वो सेल डीड बना लिया जाता है या बिल एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। तो जो एग्जीक्यूट करने वाला है उसको डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को लेकर ही फ्रॉड कर दिया गया। जो डॉक्यूमेंट बनना था वो नहीं बनकर कोई और डॉक्यूमेंट बन गया, तो ये वाइड होता है। लेकिन जहाँ पे कंटेंट्स को लेकर है कि भाई बनने तो सेल डीड ही गया था, लेकिन उसमें इन शर्तों पे हमें तय हुआ था, वो शर्त नहीं है, कोई नया शर्त डाल दिया गया। तो कंटेंट्स को लेकर जो फ्रॉड है तो उसमें वो डॉक्यूमेंट वाइडेबल होता है और ये ऑप्शन होता है जिसके खिलाफ फ्रॉड हुआ है कि वो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराए। अब जिस जजमेंट का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ शकूर वाले का, उसमें डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर 2024 को। इसमें जो डिवीज़न बेंच था उसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया थे और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह थे। तो कोर्ट ने ये देखा कि जो बेसिक एलिगेशन है हनीफा और खुर्शीद के मदर के खिलाफ कि उसने जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया उसमें इम्पोर्सनेट किया कि वो वकीला की बेटी है, अपने चाचा जिसके बच्चे नहीं थे उसकी बेटी है, और इसलिए सेल वाइडेबल हो गया। और इसलिए जो ट्रायल सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वो सही है, और कंसोलिडेशन प्रोसेस उससे कंसोलिडेशन प्रोसेस शुरू होने की वजह से वो अबेट नहीं होगा, और स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को एफॉर्म किया और प्रोसीडिंग को दोबारा चलाने के लिए सिविल कोर्ट भेज दिया। जब इस जजमेंट को मैं पढ़ रहा था तो मुझे जो चीज़ अच्छा लगा कि इसमें डिस्टिंक्शन बहुत डिटेल किया गया है, वाइड डॉक्यूमेंट, वाइडेबल डॉक्यूमेंट का क्या कैरेक्टर होता है और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके खिलाफ फ्रॉड हुआ है जो उसको कोर्ट लेकर जाता है तब क्या है, नहीं लेके जाता है। तो इन सब चीज़ों को बढ़िया डील किया गया है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, और जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे उनका भी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें आ गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जो ये अपडेट है, जैसे पिछला जजमेंट भी हमने किया था वो सितंबर का था 2024 का, ये भी सितंबर 2024 का, तो अपडेट आप तक पहुंचता रहे।